पिछली क्लास में बच्चों हमने अध्याय 3 परमाणु संरचना में बात छोड़ी थी थॉमसन, रदरफोर्ड और हमारे वैज्ञानिक नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूप के साथ। बच्चों जब तक हमारे इन अपने अपने परमाणु प्रतिरूप दिए उस समय तक केवल परमाणु में दो ही हमारे भौतिक कण जो हैं, उनके मौलिक कण जो हैं वो दो ही माने गए। कौन कौन से? नंबर 1 कौन सा था? नंबर 1 था प्रोटॉन, जो कि कहाँ पाया जाता है बच्चों? नाभिक में। और दूसरा कण था हमारा इलेक्ट्रॉन, जो कि कहाँ पाया जाता है? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है। लेकिन बच्चों कुछ समय पश्चात यानी कि 1932 में एक घटना हुई। जेम्स चैडविक जो खोज करता थे, उन्होंने एक और कण खोज निकाला परमाणु के अंदर और उसको नाम दिया बच्चों हमारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है बच्चों? तीसरा भौतिक कण किसका? परमाणु का। अब इसे N से प्रदर्शित किया जाता है। कब खोजा गया? 1932 में। इसके खोजकर्ता कौन थे? ये सब नाम हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आपको पता होने चाहिए बच्चों। ये सब प्रश्न आने वाले हैं। जेम्स चैडविक द्वारा इसकी खोज की गई। अब ये पाया कहाँ जाता है बच्चों? ये भी नाभिक में प्रोटॉन के साथ ही उपस्थित होता है। नाभिक में उपस्थित, लेकिन ये बच्चों एक उदासीन कण है। जैसे हमारा जो प्रोटॉन है जो कि नाभिक में पाया जाता है, वो क्या था? ये धनावेशित कण, जबकि ये जो न्यूट्रॉन है ये एक उदासीन कण है। यानी इस पर आवेश की यदि बात करेंगे बच्चों तो आवेश कितना होगा इसके ऊपर? 0, क्योंकि ये कैसा कण है? एक उदासीन कण है। अब यदि हम इस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। इसका जो द्रव्यमान है किसके बराबर है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको ध्यान होना चाहिए, अपन ने पिछली क्लास में बताया था 1.67 और 4 उसका होता है 1.672। प्रोटॉन का कितना होता है बच्चों? 1.672, जबकि न्यूट्रॉन का लगभग बराबर है 1.67। ये दो डिजिट तो सेम ही है, पॉइंट के बाद अलग है तीसरी डिजिट, गुणा 10 की घात -27 और इकाई क्या थी बच्चों इसकी? किलोग्राम। तो इस प्रकार ये कुछ जानकारी आपकी हो गई है। परमाणु में एक तीसरा कण जो नाभिक में पाया गया न्यूट्रॉन, उसके बारे में दोबारा से देख लें। तीसरा भौतिक कण खोजा गया 1932 में खोजा गया। इसके खोजकर्ता का नाम है जेम्स चैडविक। इसे प्रतीक रूप में हम स्मॉल n से लिखते हैं। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। क्या इस पर कोई आवेश होता है? नहीं, इस पर कोई आवेश नहीं होता। इस पर आवेश का मान कितना होता है? 0। इसीलिए ये कैसा कण है? उदासीन कण है। द्रव्यमान इसका लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके बाद बच्चों जब परमाणु के तीनों कण अब खोज लिए गए, परमाणु के आकार की बात आई कि परमाणु का आकार हम किस प्रकार व्यक्त करें, तो एक इकाई, एक राशि क्या कही गई? परमाणुवीय त्रिज्या। एक नाम दिया गया परमाणुवीय त्रिज्या को, उसके आधार पर हम परमाणु के आकार की बात कर सकते हैं। अब ये परमाणुवीय त्रिज्या क्या है बच्चों? जो हमारा परमाणु है, यदि हम
उस परमाणु को पूरी तरह से ना तो उस पर कोई भी आवेश हो, और दूसरी बात है एक परमाणु को हम अलग कर लें। तो उस परमाणु को यदि हम अलग कर लें, उसके लिए एक शब्द कहा गया है बच्चों, विलगित। विलगित का मतलब है एक अलग थलग परमाणु। तो यदि हम किसी उदासीन विलगित परमाणु को लें और उसमें जो उसका नाभिक है, नाभिक कहाँ है बच्चों? परमाणु के केंद्र में। नाभिक से उसके बाह्यतम कोश तक की दूरी चित्र के द्वारा यदि हम समझाने का प्रयास करें, ये आपका नाभिक हो गया बच्चों, और ये हो गया उसका बाह्यतम कोश। मान लीजिए यदि इसमें 2 कोश हैं नाभिक के चारों ओर, तो सबसे बाह्यतम वाला कोश ये वाला हो गया। तो इस नाभिक से लेकर के बच्चों इस बाह्यतम कोश तक की जो दूरी है उसे क्या नाम दिया गया? परमाणुीय त्रिज्या का नाम दिया गया। यानी अब ये परमाणु की शर्त क्या रखी थी हमने कि उस पर ना तो कोई आवेश होना चाहिए, परमाणु कैसा होना चाहिए? उदासीन, और दूसरी बात थी विलगित, अलग परमाणु, एक ही परमाणु की बात हम कर रहे थे। तो इसकी परिभाषा क्या दी गई बच्चों परमाणुीय त्रिज्या की? वो लिखे हम, किसी उदासीन विलगित परमाणु में, किसी उदासीन विलगित परमाणु में नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी क्या कहलाती है? अब हम शॉर्ट में लिख देते हैं, परमाणुीय का प और त्रिज्या का त्रि, परमाणुीय त्रिज्या कहलाती है। तो क्या परिभाषा हुई बच्चों परमाणुीय त्रिज्या की? किसी उदासीन विलगित परमाणु में नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी को परमाणुीय त्रिज्या कहते हैं। लेकिन बच्चों इसके अंदर संकट है, हम किसी एक परमाणु को, 2 बात, एक तो समस्या ये आती है कि हम परमाणु को अलग नहीं कर पाते। आप लिख लें इस परिभाषा को। हाँ, एक तो हमारे सामने समस्या क्या है बच्चों की, हमें एक अलग परमाणु प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है, और दूसरी बात ये आती है कि ऐसी सुविधा भी हमें नहीं मिलती कि हम इस नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी को आसानी से नाप सकें। तो समस्या है बच्चों इसको नापने में। अब क्या किया जाए? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि हम परमाणुीय त्रिज्या को ऐसे नहीं, घुमा करके, यानी 2 तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। पहला है हम उसकी सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात कर लें, और दूसरी हम क्या करें, जिसमें हम सहसंयोजक त्रिज्या ज्ञात नहीं कर पा रहे उसमें हम क्या ज्ञात कर लें? धात्विक त्रिज्या ज्ञात कर लें। अब ये त्रिज्याएं क्या हैं? सहसंयोजक त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। इसको हम स्लाइड के माध्यम से एक बार समझेंगे। ये देखिए, त्रिज्या के प्रकार 2 बताए गए हैं। सबसे पहला जो हमने अभी आपको बताया सहसंयोजक त्रिज्या, और दूसरा है आपकी मेटेलिक रेडियस, का मतलब है बच्चों धात्विक त्रिज्या। सबसे पहले हम लेंगे आपकी सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है। आप इसको चित्र के माध्यम से देखें बच्चों, आपको इसके अंदर 2 गोले नजर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये देखिए, एक गोला ये है आपका, और दूसरा गोला जो है बच्चों वो इसके ऊपर ही छा रहा है, इसको ढकने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति बच्चों कब आती है? जब 2 समान परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। इसीलिए हमें सोचना चाहिए, इस त्रिज्या का नाम भी क्या पड़ा है बच्चों? सहसंयोजक त्रिज्या रखा गया है, क्योंकि किसमें पाई जाएगी ये? ऐसे 2 समान परमाणु जो आपस में क्या बना रहे हैं बच्चों? सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। उनके अंदर आप देखिए, यदि माने हम एक परमाणु का गोला तो ये रहा और दूसरे परमाणु का गोला ये रहा,
दोनों एक दूसरे को, पहले वाले ने भी ढकने का प्रयास किया और दूसरे वाले ने भी ढकने का प्रयास किया, तो ये क्षेत्र क्या हो गया बच्चों, इसका कॉमन हो गया। अब हमें ज्ञात करनी है सहसंयोजक त्रिज्या। तो अब हम क्या करें बच्चों, इस पहले परमाणु का नाभिक तो है यहाँ जहां हमारा तीर नजर आ रहा है हमें, और दूसरे परमाणु का नाभिक है यहाँ, ये जो हमारा तीर यहाँ चला गया। तो अब हम क्या कर लें, इन दोनों परमाणुओं के नाभिक की क्या करें, हम इन दोनों परमाणुओं के इस नाभिक से इस नाभिक तक की दूरी को हम माप लें और उसका हम क्या कर दें बच्चों, आधा कर दें। तो ये आप देखिए चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पहले परमाणु के नाभिक से और यहां तक की जो दूरी है बच्चों, वो तो पूरी नाप ली हमने, और उसके बाद आधा करने पर हमें क्या मिल जाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या मिल जाएगी, और उसे ही हम परमाणुीय त्रिज्या मानेंगे। वापस से यदि हम लौटे, हम बात कर रहे थे बच्चों सहसंयोजक त्रिज्या की, जैसा कि आपको चित्र से अभी समझने का आपने प्रयास किया। इसकी परिभाषा हम जरा लिख लें। सहसंयोजक त्रिज्या सहसंयोजक बंध से बंधित दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा, क्या लिखा है हमने, सहसंयोजक बंध होना आवश्यक है उन दोनों के बीच में। दोनों परमाणु जो है वो समान परमाणु है। यदि एक परमाणु हाइड्रोजन है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। यदि एक क्लोरीन है तो दूसरा भी क्या है, क्लोरीन। तो सहसंयोजक बंध से बंधित दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है बच्चों, सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। शॉर्ट में लिख दिया है हमने, हम बात सहसंयोजक त्रिज्या की कर रहे हैं। सहसंयोजक बंध से बंधित दो समान परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है, और इसे ही हम क्या मान लेते हैं, इसे ही परमाणुीय त्रिज्या मान लिया जाता है। इसे ही परमाणुीय त्रिज्या कहते हैं। अब यदि हम ये बात करें क्लोरीन Cl2, इसमें इस अणु में बच्चों क्या है, एक परमाणु क्लोरीन का और दूसरा भी परमाणु किसका है, क्लोरीन। Cl किसका प्रतीक है, क्लोरीन का। तो ये दोनों परमाणु किसके हैं बच्चों, क्लोरीन के हैं। और यदि हम इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा निकालते हैं तो वो आता है आपका 99 एंगस्ट्रॉम। 99 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है बच्चों, एक इकाई है जिसमें एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बच्चों क्लोरीन के अणु में दो क्लोरीन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा करा जब, तो कितनी राशि प्राप्त हुई हमको, 99 एंगस्ट्रॉम। और इसे ही इसकी क्या कहा जाएगा, परमाणुीय त्रिज्या माना जाएगा। तो क्लोरीन की हमसे परमाणुीय त्रिज्या पूछी जाएगी तो हम क्या बता देंगे, 99 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार बच्चों ये आसान हो गया सहसंयोजक त्रिज्या के द्वारा परमाणुीय त्रिज्या को माप लेना। बात समझ में आ गई ना आपको। एक क्लोरीन का परमाणु तो ये रहा और दूसरा क्लोरीन का परमाणु ये रहा। ये क्या है बच्चों, बीच में इसके नाभिक।
तो हमें करना क्या है, केवल इस नाभिक से इस नाभिक तक की दूरी निकालनी है और बाद में उसका क्या कर देना है, आधा। चलिए, सहसंयोजक त्रिज्या को समझ लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी जो हमारी त्रिज्या है धात्विक त्रिज्या, लेकिन लेंगे एक बच्चों छोटा सा ब्रेक। जारी करते हैं आगे अपनी बात को। धात्विक त्रिज्या के साथ सहसंयोजक त्रिज्या की बात हम कर चुके थे। इसको भी बच्चों पहले हम चित्र के द्वारा समझ लें अपनी स्लाइड से। ये देखिए, ये चित्र है आपकी धात्विक त्रिज्या को समझाने के लिए। आप देखिए, दोनों चित्रों में अंतर भी देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ बच्चों एक जो ये गोला है, ये एक परमाणु को बता रहा है, जो किसमें है, धातु के क्रिस्टल का एक परमाणु है। दूसरा गोला उसके दूसरे परमाणु को बता रहा है। अब आप देखिए, इसमें कोई भी गोला दूसरे गोले को ढकने का प्रयास नहीं कर रहा है, यानी एक दूसरे के केवल निकट स्थित हैं ये दो परमाणु धातु के। अब हमें करना क्या है बच्चों, धात्विक त्रिज्या निकालने के लिए हम इन दो परमाणुओं की, ये कहाँ है, ये सेंटर केंद्र में क्या है, इस वाले परमाणु का नाभिक, और इसी प्रकार ये केंद्र किसका नाभिक है, दूसरे परमाणु का नाभिक। हमें करना क्या है, इस नाभिक से इस नाभिक तक की दूरी को मापना है। और काम तो वही है, उसमें भी हम दो नाभिकों के बीच की दूरी का आधा करते हैं, और इसमें भी हमें इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को नापना है, और उसके बाद उसका आधा कर देने से हमें परमाणुवीय त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। आप देखने से अगर महसूस कर सकें तो आप देखिए, सहसंयोजक त्रिज्या की तुलना में धात्विक त्रिज्या का मान बच्चों हमेशा बड़ा आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों परमाणु अलग अलग जगह घेरे हुए हैं। पहले क्या था, एक ने दूसरे को ढकने का प्रयास किया तो दोनों के नाभिक कुछ नजदीक आ गए थे, और इसीलिए नाभिकों के बीच की दूरी इन नाभिकों के बीच की दूरी की तुलना में क्या हो गई, कम हो गई। तो हम लौटें अपनी बोर्ड पर वापस से। यहाँ चित्र में देख रहे थे, एक गोला दूसरे गोले को ढकने का प्रयास कर रहा है, जिससे दोनों के नाभिक क्या हो गए बच्चों, थोड़े नजदीक आ गए। लेकिन अगर हम धात्विक त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो एक परमाणु ये रहा और दूसरा परमाणु बस इसके निकट स्थित है। दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का फिर हमें क्या करना है, आधा करना है। तो हम धात्विक त्रिज्या की परिभाषा कैसे करेंगे बच्चों,
धातु क्रिस्टल में दो निकटवर्ती परमाणु के नाभिकों धातु क्रिस्टल में दो निकटवर्ती परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगी? धात्विक त्रिज्या कहलाएगी। और इसे ही फिर हम क्या मान लेंगे? परमाणुवीय त्रिज्या मान लेंगे। धातु क्रिस्टल में दो निकटवर्ती का मतलब है बच्चों दो निकट स्थित परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। ये एक अलग बात हम आपको बता रहे हैं कि धात्विक त्रिज्या सदैव सहसंयोजक त्रिज्या से बड़ी होती है। ये एक अलग बात है जो आपकी किताब में मेंशन तो है नहीं, आपकी नॉलेज के लिए बताई जा रही है कि धात्विक त्रिज्या का मान सदैव ही सहसंयोजक त्रिज्या से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है ये आपको चित्र के द्वारा समझा दिया है हमने। इसको लिख लें, उसके बाद हम आगे अपनी बात करेंगे। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है, दोनों की परिभाषा आप लिख लें। दोनों त्रिज्याएं परमाणुवीय त्रिज्या के प्रकार हैं, सहसंयोजक त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या। दोनों में काम हमें एक ही करना है, नाभिकों के बीच की दूरी का आधा करना है। अंतर केवल इतना है, सहसंयोजक त्रिज्या में दोनों परमाणु आपस में बंध बना रहे हैं सहसंयोजक, जबकि धात्विक त्रिज्या में बंध का निर्माण नहीं कर रहे हैं। दो निकट स्थित परमाणुओं के बीच के दो निकट स्थित परमाणुओं के नाभिकों का बीच की दूरी का आधा किया गया है। चलिए आपने ऊपर वाला लिख लिया हो तो थोड़ा सा आगे बात करनी है बच्चों हमें परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या से क्या तात्पर्य है। हमें ये वाली बात तो समझ में आ गई है कि प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है। किसी भी परमाणु में बच्चों जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उस संख्या को हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो यदि हमें ये पता हो कि प्रोटॉन कितने हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। और इसका उल्टा यदि हमें परमाणु क्रमांक बता दिया जाए तो हमें ये पूछा जाए कि इस तत्व में कितने प्रोटॉन होंगे तो हमें पता है क्या कि जितने प्रोटॉन होंगे वही उसकी क्या है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या है। इसे हम किससे बताते हैं बच्चों? Z प्रतीक से बताते हैं।
परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को हम Z से दर्शाते हैं। अब यदि किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 है, और हमसे पूछा जाए कि उसका परमाणु बताइए, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या लिख देना है, 6 लिख देना है। तो प्रोटॉन की संख्या जो है बच्चों वही उसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। यदि किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या 6 है तो उसका परमाणु क्रमांक खाली स्थान होगा। अब आप इस खाली स्थान को भर सकते हैं आराम से। क्या लिखेंगे यहाँ, दोबारा से सुनिए, किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या यदि 6 है तो उसका परमाणु क्रमांक होगा, क्या भर देंगे यहाँ, 6, क्योंकि जितनी प्रोटॉन की संख्या है उतनी ही परमाणु संख्या भी होती है। जब परमाणु संख्या हमें पता चल गई, उसके बाद अगली टर्म हम लेंगे द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या क्या है बच्चों, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस, प्रोटॉन की संख्या तो क्या हो जाती है, परमाणु संख्या, लेकिन इसमें यदि हम न्यूट्रॉन की संख्या भी जोड़ दें तो हम क्या कह रहे हैं, परमाणु के नाभिक में, अब ये भी हमें क्लियर हो चुका कि न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में ही रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इन दोनों के लिए एक शब्द क्या दिया हुआ है बच्चों, न्यूक्लियॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या हम कहें न्यूक्लियॉन। तो अगर आपसे कोई पूछता है न्यूक्लियॉन क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, इनकी संख्या का योग क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन कहलाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। जैसे बच्चों हम Z से परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को बताते हैं, उसी प्रकार द्रव्यमान संख्या को हम किससे बताते हैं, A से दर्शाते हैं, कैपिटल A से दर्शाते हैं। यानी सूत्र क्या लिखेंगे बच्चों, A बराबर Z। Z क्या है आपका, प्रोटॉन की संख्या, और इसमें किसकी संख्या जोड़नी है, हमें न्यूट्रॉन की जोड़नी है। न्यूट्रॉन को आपको किससे बताया था, छोटा n। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, A बराबर Z प्लस N, जहां पर A क्या है, यहां A क्या है, द्रव्यमान संख्या, Z क्या है, प्रोटॉन संख्या, और N क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। अब ऑक्सीजन जो है, हम उदाहरण ले रहे हैं, ऑक्सीजन, ये O ऑक्सीजन का प्रतीक है। ऑक्सीजन की द्रव्यमान 16 है, क्यों हुई 16, क्योंकि जो उसमें प्रोटॉन है यानी Z है वो 8 है, और जो न्यूट्रॉन है बच्चों वो भी 8 है। तो 16 कब होगी, जब हम 8 प्लस 8 बराबर कितना आएगा, 16 होगा। तो इस प्रकार से यदि इस सूत्र में आपको 3 में से कोई सी भी 2 चीजें दी हैं तो आप तीसरी को आसानी से निकाल सकते हैं। ऊपर से मिटा दें बच्चों थोड़ा।
आपकी किताब में पेज संख्या 20 पर प्रश्न संख्या 22 में जो सवाल दिया गया है वो इसी सूत्र पर आधारित है। बच्चों, हमें एक प्रश्न पूछा गया है कि किसी तत्व का समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है कितनी, 9, और द्रव्यमान संख्या बच्चों हमको यानी ए हमें दे रखी है 17। हमसे पूछा गया है कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा। क्या पूछा है हमें, उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा और उस तत्व का नाम। तत्व का नाम तो बच्चों आप तब बता पाएंगे जब अपन आगे की क्लास में 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक के तत्व पढ़ लेंगे। तो यहाँ तो अभी इसका नाम हम बताएंगे आपको, लेकिन परमाणु क्रमांक तो आप अभी इस अवस्था तक निकाल सकते हैं। कैसे? सूत्र आपका वही है, A बराबर Z+N। अब आपको दिया गया है A बराबर क्या दिया है, 17। आप A की जगह रखिए 17। Z यानी प्रोटॉन की संख्या यदि आप निकाल लेंगे तो वही क्या होती है, परमाणु क्रमांक। अपन इससे पहले बात कर चुके हैं, तो अभी यहाँ हमें पता नहीं है। हम यहाँ Z लिख देंगे प्लस N, N की वैल्यू कितनी है, 9, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। और गणित के हिसाब से जब भी हमें राशि पता नहीं होती उसको हम अकेली छोड़ देते हैं और जो पता है उसको एक तरफ खिसका लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 17 तो है ही, 9 को उठा करके बराबर के चिन्ह के इधर लेकर आ जाएंगे, लेकिन उसका चिन्ह बदल कर लाएंगे। तो यहाँ प्लस का 9 है, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 9, बराबर का चिन्ह और Z ये अकेला छोड़ दिया हमने। 17 में से 9 गए बच्चों, तो कितने बचेंगे, इसमें ही सोचने लग गए आप तो। इसको मिटा दूं थोड़ा सा। 8। Z का मान कितना आया बच्चों, 8। जिन्होंने बता दिया वो सब धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि सीधी सिंपल सी गणित थी ये तो Z का मान बच्चों हमारे पास आ गया 8। Z क्या था, प्रोटॉन की संख्या, यानी इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 8। तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा 8, और 8 परमाणु क्रमांक में बच्चों तत्व होता है ऑक्सीजन। घबराने की जरूरत नहीं है, हम ये सारे तत्व पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार बच्चों इस सूत्र का उपयोग करके हम दी गई 2 राशियों से हम तीसरी राशि को आसानी से पता कर सकते हैं। ये सवाल था आपका पेज नंबर 20 किताब में प्रश्न संख्या 22 में। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या की बात कर लेने के बाद अब हमें करनी है बात परमाणु भार की। बच्चों जितने भी तत्व ज्ञात हैं उन सब में सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। उस तत्व को आधार बनाया और उसका द्रव्यमान माना, परमाणु भार माना 1, और उसे परमाणु भार को आधार बना करके अन्य तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले मानक के रूप में आधार किसको माना गया, हाइड्रोजन को माना गया, और उसके हिसाब से परिभाषा किस प्रकार दी गई आप देखिए। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताती है कि उसका परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से कितना गुना भारी है। परमाणु भार की ये परिभाषा बच्चों किसको आधार मानकर की गई थी, हाइड्रोजन को आधार मान करके
की गई थी, उसके हिसाब से परमाणु भार की सबसे पहली परिभाषा क्या दी गई कि किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो ये बताती है कि उसका परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु से कितना गुना भारी है। उसके बाद बच्चों 1961 में हाइड्रोजन की जगह अब कार्बन 12 को आधार बनाया गया। और परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। आपने ये तो लिख ही ली होगी, किसी भी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो ये बताती है कि उसका परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से कितना गुना भारी है। अब इसी परिभाषा में हम थोड़ा सा बदलाव कर देंगे तो कार्बन को आधार माना करके जो परिभाषा रखी गई वो हमारे सामने आ जाएगी। ये अब परिभाषा जो कर रहे हैं बच्चों हम किसके हिसाब से कर रहे हैं, कार्बन को आधार मानकर कर रहे हैं। तो आप दोबारा से इसको लिख लेंगे, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो ये बताती है कि उसका परमाणु, अब यहाँ हाइड्रोजन की जगह आपको क्या लिखना है, कार्बन, कार्बन 12 के परमाणु, कार्बन 12 के 1/12वें भाग से तो दूसरी परिभाषा ये हो गई बच्चों, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो ये बताती है कि उसका परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। अब ये 1/12वां क्यों आया, क्योंकि कार्बन का भार कितना था, 12 था, हाइड्रोजन का तो 1 था, इसलिए हमें 1 करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन कार्बन का कितना है, 12 है, इसलिए हमने किया 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो इस प्रकार बच्चों परमाणु भार की परिभाषा की गई और फिर कार्बन को आधार मान करके अन्य तत्वों के परमाणु भार आसानी से ज्ञात कर लिए गए। अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे बच्चों तो हम बात करेंगे मोल धारणा, आवोगार्दो संख्या क्या है, उस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न। इसके साथ हम अपनी बात शुरू करें। आशा है आपने लिख लिया होगा और आज का आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।